Hello friends, my name is Mahesh Singh and I welcome you to my YouTube channel. In today's video lecture we are going to study about the schedules of Indian Constitution, one of the important topic from exam point of view. Now the schedules. Indian Constitution, when I say the original constitution means the constitution before any single amendment, that is the constitution of year 1950 when it was enforced. So, the original constitution of India contained 8 schedules, but in the meantime, the four more schedules were inserted, and at present we have 12 schedules. यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, आज के टाइम हमारे पास 12 शेड्यूल है, जिसका मतलब कि 4 और शेड्यूल को ऐड किया गया। आइए हम एक एक शेड्यूल को एक ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। First schedule provides the name of the states and the union territory, their territorial jurisdiction, their territorial extent. फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली नाम बताता है सारे स्टेट्स का, प्लस उन स्टेट्स का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कितने दूर तक का, कितने एक्सटेंट तक उनका जुरिस्डिक्शन होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट का, उस स्टेट का, प्लस यूनियन टेरिटरीज का, प्लस उनका कितना दूर का एक्सटेंट होगा, एरिया, ये सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट शेड्यूल में मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 4 इज रिलेटेड टू फर्स्ट शेड्यूल। Second schedule of Indian Constitution speaks for the emoluments, allowance and the privileges of certain office like the office of President, Governor, Speaker, Deputy Speaker, both for Assembly and Lok Sabha, Chairman and Deputy Chairman, both for Rajya Sabha and State Legislative Council, then the Judge of सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड CAG। सो इन सभी का सैलरी अलाउंस इमोलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ये हमारे सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स फॉर ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ किसका, सो द कैंडिडेट यूनियन लेवल के लिए, यूनियन लेवल का इलेक्शन यानी लोकसभा या राज्यसभा के जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें कंटेस्ट करने वाला जो कैंडिडेट होता है उसे कुछ ओथ लेना होता है बिफोर द इलेक्शन कमीशन, तो वो ओथ यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार वो इलेक्शन जीत गए फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के समय का उनका ओथ, एंड देन इन्हीं में से कोई या फिर कोई आउटसाइडर जब यूनियन लेवल का मिनिस्टर बनेगा तो उस यूनियन लेवल के मिनिस्टर का ओथ भी थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। सिमिलर वे स्टेट के इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स लोगों का ओथ मेंशन्ड है, MLA MLCs का ओथ एंड द मिनिस्टर्स लोगों का ओथ मेंशन्ड है। सिमिलरली द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनका ओथ एंड CAG का ओथ हमारे थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। देन फोर्थ शेड्यूल टॉक्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में किन स्टेट्स का कितना सीट होगा ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें फोर्थ शेड्यूल में मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 80 इज रिलेटेड टू फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फिफ्थ शेड्यूल हम पढ़ते हैं। फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। रिमेंबर आई एम सेइंग शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ट्राइबल एरिया अगर लिखा रहे तो वो फिफ्थ शेड्यूल से रिलेट नहीं होता है, तो यहाँ पर वर्ड को आप अंडरलाइन करिए। सो फिफ्थ शेड्यूल स्पीक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब ये शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स है कहाँ पर, कौन से स्टेट में होगा, उसे याद करने के लिए हमारे पास है ग्राम कोच टी। दिस ऑल alphabet, I mean this letter stands for certain state like G for Gujarat, R for Rajasthan, then we have Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Himachal Pradesh and Telangana। ग्राम कोच टी। तो ये सारे वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में हमें शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल एरिया मिलता है। शेड्यूल एरिया किसी भी स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो शेड्यूल एरिया, जो भी एरिया शेड्यूल एरिया होगा ये नोटिफाई कौन करता है, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो ये नोटिफाई करने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, प्लस इन एरिया के ये जो भी शेड्यूल एरिया होगा उसके एरिया को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, उसमें कोई भी अल्टरेशन करना, ये भी किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन या इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न्ड स्टेट।
अब ये शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में होता है? तो शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के कंट्रोल में होता है और गवर्नर को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती है एक स्पेशल काउंसिल जिसे कहा जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, समय समय पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्रेसिडेंट समय समय पर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमीशन स्टडी करेगी ग्राउंड लेवल पे और रिकमेंड करेगी कि क्या अपग्रेडेशन या क्या इम्प्रूवमेंट हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहिए। मैंडेटरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के 10 इयर्स बाद तो आपको लाना ही होगा और उसके बाद फ्यूचर में आप कभी भी लाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 1950 में, 10 इयर्स बाद यानी 1960 में फर्स्ट कमीशन प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया और इस कमीशन के हेड थे UN देबार। ये बनी हमारी UN देबार कमीशन। नेक्स्ट एक और कमीशन काफ़ी समय बाद 2002 में बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिलीप सिंह भूरिया। ये हमारी बनी दिलीप सिंह भूरिया कमीशन। सो दो कमीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 244 is related to the administration of schedule area. Now we have sixth schedule. Sixth schedule talks for the administration and control of tribal areas. Tribal area ये शब्द याद रखिएगा, this one is related to sixth schedule. ट्राइबल एरिया कहाँ कहाँ पर है? तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर आपको ट्राइबल एरियाज़ मिलेंगे। AMTM आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। दीज आर द 4 स्टेट्स वेर यू विल फाइंड द ट्राइबल एरियाज, दैट इज़ द एरिया ऑफ 6th शेड्यूल। इन टोटल कितने एरिया हैं? तो टोटल 10 है, जिसमें से 3 आपको आसाम में, 3 मेघालय में, 3 मिज़ोरम में और 1 त्रिपुरा में। मिज़ोरम में कहाँ पर है? तो चकमा हिली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो चकमा हिली डिस्ट्रिक्ट इज़ 1 ट्राइबल एरिया। देन मारा हिली डिस्ट्रिक्ट एंड लाई हिली डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, वो वाली पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरिया में इंक्लूड किया गया है। मेघालय में देयर इज़ खासी हिली डिस्ट्रिक्ट, गारो हिली डिस्ट्रिक्ट एंड जंतियावली हिली डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल हिली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। रिमेंबर पूरी की पूरी मेघालय नहीं है, मेघालय में 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जो इस शेड्यूल में आता है। देन आसाम में भी देयर इज़ नॉर्थ चहार, देन वी हैव करबी एंड बोडोलैंड ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसाम में है एंड इट फॉल्स अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल वाले रीजन को नोटिफाई किया जाता है बाय गवर्नर एंड ऑब्वियसली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, दैट इज़ यूनियन कहती है, और उसी के बाद में गवर्नर ये एरिया को नोटिफाई करता है। इन एरिया को अगर अल्टर करना है देन द अथॉरिटी अगेन लाई विद द गवर्नर, और इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नर के अंडर में होता है। लेकिन गवर्नर को यहाँ पर असिस्ट करती है एक खास तौर की काउंसिल जिसे कहा जाता है ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 26 मेंबर्स इसमें इलेक्टेड होते हैं एंड 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 244 एंड 275 इज रिलेटेड टू 6th शेड्यूल। देन वी हैव 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू 3 लिस्ट सिस्टम। हमने 3 लिस्ट सिस्टम जब हम कहेंगे तो फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट सिस्टम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। लेकिन कंकरेंट लिस्ट जब सेपरेटली आपसे पूछा जाए कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया, तो सेपरेटली कंकरेंट लिस्ट इज़ बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बट द 3 लिस्ट का ये जो सिस्टम है, दिस 3 लिस्ट सिस्टम इज़ बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट में देयर वाज 97 सब्जेक्ट on which the Union Parliament had an exclusive power to make law। प्लस 1950 में ही डिफरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर थे, तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट मैटर थे। समय के साथ कुछ चेंजेस हुआ एंड एट प्रेजेंट वी हैव यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट मैटर, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट मैटर एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट मैटर। यूनियन लिस्ट में जो
3 बदलाव आपको दिख रहा है। बेसिकली इसमें से 33 नंबर का जो एंट्री था उसे माइनस किया गया, देन 2A नाम की एक एंट्री को ऐड किया गया, 92A नंबर की एक एंट्री को ऐड किया गया, 93A नंबर की एक एंट्री को 92B को ऐड किया गया एंड 92C को ऐड किया गया। यानी एक माइनस होता है 97 में से, सो इट इज़ 96 एंड द 4 वर एडेड, दैट इज़ 100। सो आपको अब यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अगर डिटेल पढ़ना है तो इस कंटेक्स्ट में जो यहाँ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यू कैन सी कि स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट मैटर है उसे 66 से कम करके समय के साथ, एट प्रेजेंट वी हैव यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट मैटर, स्टेट लिस्ट में 61 एंड कंकरेंट लिस्ट में 52। यू कैन सी स्टेट लिस्ट में हमने 66 से 61 किया, 5 कम हुआ, और कंकरेंट लिस्ट में 47 से इसमें 5 इंक्रीज़ हो गया, 52 हुआ है। यानी ये जो 5 है वो स्टेट लिस्ट से शिफ्ट करके हमने कंकरेंट लिस्ट में पहुंचा दिया था। तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर का शिफ्टिंग हुआ है इसे किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने जिन 5 सब्जेक्ट मैटर को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया, दीज आर इम्पॉर्टेंट। वन इज़ एजुकेशन, the next one is forest, then protection of wild animals and birds, then weight and measures and administration of courts except supreme court and high court। supreme court and high court का एडमिनिस्ट्रेशन वो कोर्ट खुद देखती है, लेकिन ये दो कोर्ट को छोड़कर जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में अगर कुछ लॉ बनाना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट की लेजिस्लेचर ये दोनों बना सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 is related to this, यानी 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है आर्टिकल 246। देन वी हैव 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ओरिजिनली देयर वाज 14 लैंग्वेज इन दिस 8th शेड्यूल। मेन टाइम पे हमने कुछ और लैंग्वेज को इंसर्ट किया एंड एट प्रेजेंट वी हैव 22 लैंग्वेजेस। एक को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया और फिर 4 को ऐड किया। ओरिजिनली कौन से लैंग्वेजेस इस शेड्यूल में थे, तो 14 लैंग्वेज। इन्हें आप याद कैसे कर सकते हैं, तो इन्हें आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप पेनिनसुलर पोर्शन बनाइए इंडिया का, यहाँ पर आसाम है, देन कोस्टल एरिया के थ्रू जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनके लैंग्वेजेस को आप कवर करते जाइए। मेनी ऑफ द लैंग्वेज विल बी कवर्ड। वन यर वी हैव आसाम, उसकी आसामी लैंग्वेज। ओरिजिनल मैं 14 को कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ओरिजिनली देयर वाज आसाम, देन यहाँ पर बंगाल तो बंगाली, देन वी हैव उड़ीसा तो उड़िया, देन वी हैव दिस वन आंध्र प्रदेश तो उसका लैंग्वेज तेलुगु, देन तमिलनाडु उसका लैंग्वेज वी हैव तमिल, देन केरला वी हैव मलयालम, देन हियर वी हैव कर्नाटक वी हैव कन्नड़, देन दिस वन महाराष्ट्र, गोवा भी है लेकिन गोवा के लैंग्वेज को बाद में ऐड किया, महाराष्ट्र की मराठी एंड गुजरात की गुजराती। इतने लैंग्वेज हुए। ऊपर आइए पंजाब की पंजाबी, वो कोस्टल नहीं है लेकिन कुछ एक आध एडिशनल आप पढ़ के रखिए, पंजाब की पंजाबी। उसके बाद जम्मू कश्मीर, वहाँ से जोड़ कर देखिए तो उर्दू एंड कश्मीरी लैंग्वेज। एक नेशनल लैंग्वेज जैसा हमारा जो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा है हिंदी, तो हिंदी लैंग्वेज एंड वी हैव संस्कृत। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दीज आर द 14 लैंग्वेज विच वॉज ओरिजिनली देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर पीरियड में हमने कुछ और लैंग्वेजेस को इंसर्ट किया, जैसे 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन द ईयर 1967 हमने एक लैंग्वेज इंसर्ट किया था, दैट वाज सिंधी। लेटर पीरियड में बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992 हमने 3 और लैंग्वेज को इंसर्ट किया, दैट इज़ कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया। कोंकणी गोवा से रिलेट करता है, गोवा और महाराष्ट्र में ये कोंकणी भाषा बोला जाता है। देन 4 और लैंग्वेज ऐड किया गया था। इन लैंग्वेज को ऐड किया गया इन द ईयर 2003 बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये लैंग्वेज है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
संथाली कौन सी लैंग्वेज है? तो ये सेंट्रल इंडिया, झारखंड, मध्य प्रदेश वाले उस रीजन में संथाली नाम की एक ट्राइब्स है और वो ट्राइब्स का ये लैंग्वेज है। मैथिली बिहार के वहाँ की लैंग्वेज, डोगरी अगेन जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का लैंग्वेज, एंड बोडो आसाम के उधर बोडो लैंड वाला जो रीजन है उनकी लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज। सो एट प्रेजेंट वी हैव 22 लैंग्वेज, इनिशियली देयर वाज 14 लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 344 एंड आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 9th शेड्यूल। 9th schedule was inserted by first constitution amendment act in the year 1951। बेसिकली 9th शेड्यूल को आप अज्यूम करिए एक फोल्डर के जैसा जिसमें बहुत सारे पेपर रखे जाएंगे। फोल्डर 9th शेड्यूल हो गया और जो पेपर हुआ वो डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू ज़मींदारी एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एंड लैंड रिफॉर्म। सो स्टेट की लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी या लैंड रिफॉर्म के नाम पर जो भी लॉ बनाएगी उन लॉ को इसी फोल्डर यानी इस शेड्यूल में रखा जाएगा। अब ओरिजिनली इसमें कितने ऐसे एक्ट्स को रखे गए थे? तो 13 एक्ट्स, लेकिन आज के टाइम पे एट प्रेजेंट वी हैव 284 एक्ट्स विच आर इन दिस पर्टिकुलर शेड्यूल। ये शेड्यूल एक फोल्डर के जैसा हुआ। अब आखिर इस शेड्यूल को, इस लॉ को यानी उन पेपर्स को इस फोल्डर यानी इस शेड्यूल में रखने का बेनिफिट क्या है? तो ओरिजिनली ये प्रोविज़न था कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ चले जाएगा यानी जो भी लॉ को इस फोल्डर में आप डाल देंगे 9th शेड्यूल में, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन लेटर इन द ईयर 2007 एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसका नाम है IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, जिसे हम 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती का जजमेंट डेट के बाद अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उन पर जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेशंस नहीं होगा। मतलब दोज लॉ आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू, ओनली द लॉ विच आर प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल प्रायर टू 24 अप्रैल 1973 आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी पहले वाले का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन लेटर पीरियड वाले जो भी लॉ जिन्हें 9th शेड्यूल में डाला जाएगा उनका जुडिशियल रिव्यू होने वाला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 31B इज रिलेटेड टू 9th शेड्यूल। देन वी हैव 10th शेड्यूल। 10th schedule was inserted by 52nd Constitution Amendment Act in the year 1985 and this one is related to anti-defection। यानी डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है 10th शेड्यूल को। ये डिफेक्शन किसके लिए बात करता है? तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स लोग, अगर उनके ऊपर डिफेक्शन का कोई ग्राउंड लगेगा तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। रिमेंबर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का बात हो रहा है। लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत, उनके अगर मेंबर्स लोग डिफेक्शन करेंगे तो उनके बारे में 10th शेड्यूल नहीं है, उसके लिए सेपरेटली स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। सो स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के मेंबर्स लोगों का डिफेक्शन के ग्राउंड पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगा दैट विल बी डन एज पर 10th शेड्यूल। इस 10th शेड्यूल में एक बार अमेंडमेंट भी हुआ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली। पूरी एंटी डिफेक्शन मैंने अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, उस वीडियो को भी एक बार देखिएगा, आपको पूरा डिफेक्शन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। द फर्स्ट स्टेट टू मेक लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज हरियाणा। द केसेस विच आर रिलेटेड टू दिस शेड्यूल इज किहोटो होलोहन वर्सेस जेचुलू केस 1992 का है। देन वी हैव रवि नाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 का, और एक है 1996 का विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर ऑफ तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली किहोटो होलोहन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर जो भी रोल परफॉर्म करेगा वो केवल एक ट्राइब्यूनल के तौर पर होगा, तो स्पीकर विल परफॉर्म इट्स रोल लाइक अ ट्राइब्यूनल। सो स्पीकर इज़ लाइक अ ट्राइब्यूनल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर।
रवि नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरली किसी पार्टी से रेजिग्नेशन देगा तो उसके ऊपर डिफेक्शन लगता है या नहीं लगेगा, ये उस सर्कमस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी डिसाइड करने के लिए, वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी सब्जेक्ट टू डिफेक्शन और नॉट। और विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर ऑफ तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पार्टी किसी पर्टिकुलर एमपी या एमएलए जो भी पर्सन है उसको पेरेंट पार्टी ने रिमूव कर दिया, उसके पार्टी से निकाल दिया, तो वो आदमी को भले वो पार्टी से निकल चुका है लेकिन 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली एज्यूम किया जाएगा कि वो अभी भी पेरेंट पार्टी से ही जुड़ा हुआ है एंड ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिफेक्शन। बट द मोमेंट ही जॉइंस एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी तब मान लिया जाएगा कि ही वॉलंटरी गेव अप द मेंबरशिप ऑफ वन पार्टी एंड जॉइन द अदर पार्टी एंड देन ही विल बी सब्जेक्ट टू एंटी डिफेक्शन। सो ये तीनों चीज़ इन अलग अलग केसेस में कहा गया था। कुछ कमीशन या कुछ कमेटी है जिन्होंने 10th शेड्यूल के कंटेक्स्ट में अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया। इम्पॉर्टेंट इज़ दिनेश गोस्वामी कमेटी एंड लॉ कमीशन, जिसका 178 रिपोर्ट 170 रिपोर्ट जो है इज़ रिलेटेड टू दी एंटी डिफेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 102 एंड आर्टिकल नंबर 191 इज़ रिलेटेड टू 10th शेड्यूल। 11th schedule was inserted by 73rd Constitution Amendment Act in the year 1992 and it is with regard to power, authority and responsibility of panchayats. In this schedule we have total 29 items or subject matter on which this panchayat has an authority to make a law. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 243G इज़ रिलेटेड टू 11th शेड्यूल। एक चीज़ याद रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये इन्फोर्स हुआ था 24 अप्रैल 1993 को और इसीलिए 24 अप्रैल को हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में हम नेशनल पंचायत डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली 11th शेड्यूल इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इंसर्ट किया गया था एंड इट इज़ विद रिगार्ड टू पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। 12th शेड्यूल में वी हैव टोटल 18 सब्जेक्ट मैटर और इन्हीं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉ बनाने का या रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाने का पावर म्यूनसिपैलिटीज़ के पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 243W इज़ रिलेटेड टू 12th शेड्यूल। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये इन्फोर्स हुआ था 1 जून 1993 को और इसीलिए 1 जून को नेशनल म्यूनसिपैलिटी डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शेड्यूल्स। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू hit the like button and share your comment if any. Thank you and have a nice day.